और मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। स्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं। वो कॉलेज के दो मित्र आपस में मिले बहुत दिन बाद। एक बोला कैसे कटे इतने दिन, दूसरा मित्र बोला मैंने कॉलेज के तुरंत बाद शादी कर ली। बोला ये बहुत अच्छा हुआ। बोला नहीं इतना अच्छा भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे पत्नी बहुत झगड़ालू मिली। बोला हो फिर तो तुम्हारी जिंदगी नरक होगी। बोला नहीं इतनी नरक भी नहीं हुई क्योंकि मुझे दहेज में 25 लाख रुपए मिले थे। बोला हो फिर तो तेरे मजे आ गए। बोला नहीं इतने मजे भी नहीं आए क्योंकि उस पैसे से मैंने एक दुकान खरीद ली, लेकिन दुकान पर ग्राहक ही नहीं चढ़ता था। बोला फिर तो बहुत कठिनाई हुई होगी। बोला नहीं इतनी कठिनाई भी नहीं हुई क्योंकि थोड़े दिन बाद वो 25 लाख की दुकान मैंने 50 लाख की बेच दी। बोला हो तुम्हें तो बड़ा मुनाफा हो गया, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गए। बोला इतनी बल्ले बल्ले भी नहीं हुई क्योंकि उस 50 लाख से मैंने एक मकान ले लिया, लेकिन मकान में आग लग गई। बोला हो तुम तो बड़े दुर्भाग्यशाली निकले। बोला नहीं इतना दुर्भाग्यशाली भी नहीं निकला, पत्नी भी उसी में जल के मर गई। मामला खत्म। लाफ्टर चैलेंज का वो स्टार जो टीवी चैनल्स के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचते हैं, आपके दिलों तक पहुंचते हैं। अनेक टीवी चैनल्स में आपने देखा होगा। भाई विनोद पाल, एक बार दोनों हाथ उठाएं, तालियों में तब्दील करें, जोरदार तालियां विनोद पाल। आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पाँव छू के आया हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ। प्रतीक गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे। प्रतीक गुप्ता जी बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका बेटा स्कूल में पढ़ने गया तो मैडम सभी बच्चों से पूछी बताओ बेटे मम्मी ज़्यादा प्यार करती है या पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पहले कुछ बच्चों ने बोला नहीं जी मम्मी ज़्यादा प्यार करती है। मम्मी रोज़ सुबह उठाती है, नाश्ता बनाती है, स्कूल भेजती है, स्कूल से लेके आती है, फिर हमें खाना खिलाती है, रात को लोरी सुनाती है और सो जाते हैं। पर प्रतीक गुप्ता जी के बेटे से पूछा बेटे बता मम्मी ज़्यादा प्यार करती है या पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इनका बेटा बोला नहीं जी पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। टीचर बोला बेटे ये बात तुम कैसे कह सकते हो। कह रहे जी रात के 12 बजे वो मम्मी से पूछते मुन्ना सो गया क्या। इसका मतलब है आप समझ तो सब कुछ रहे हो भाई साहब। देखो बस मैं आपके बीच में एक बात बता दूँ, कुछ महिलाओं से मेरे को एक आपत्ति है, ताली बजा के नहीं दे रही है लाल साड़ी में जो बैठी हुई है। यहाँ जो ये बहन जी ये पीले पटके वाले के संग बैठे बहन जी, इन्होंने ताली नहीं बजाई किसी पे भी। खैर मफत लाल जी की मिसेस को तो क्या ही बोलें, आज पेमेंट इनके हाथों से मिलनी है। तो जो तालियां नहीं बजा रही मैं बतलाऊँ, हो सकता है कुछ टेक्निकल हो, मैं बतलाता हूँ। देखो ऐसा हमारे को हर कवि सम्मेलन में एक ना एक महिला ऐसी मिल जाती है जो ताली नहीं बजा रही होती। ऐसे ही मेरे को आगरा में मिल गई। भाई साहब मैंने कविता सुनाई, चुटकुला सुनाई, मुक्तक सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। मैं नीचे उतर के उसके पैरों में पड़ गया। मैंने कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही। बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और महिलाओं का ऐसा ही है, ये जब सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, इस बात पे तो खुद मफतलाल जी की वाइफ ने ताली बजा दी भाई साहब। और ऐसे ही है, वो दो बसें जा रही थी हरिद्वार की तरफ। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने पूछा ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। आप बहुत अच्छा सुने। हालांकि एक समय की सीमा है जो हमारे को समय दिया गया है। मैं एक दृश्य आपकी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। जी। हालांकि सब जानते हैं यहाँ पे हर एक कवि जो बैठा हुआ वो 1.5 घंटे तक पढ़ सकता है भाई साहब, 2 घंटे तक पढ़ सकता है, पर फिर लिफाफा भी उसी हिसाब का होना चाहिए। अब आप सुनिए, मैं आपके बीच में कुछ बस सुनाना चाहता हूँ। देखिए आपने जानते हैं दिल्ली में और हरियाणा में आज भी ऐसी प्रथाएं चलती हैं कि जहाँ लड़की की जब विदाई होती है, अरुण सर, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। कौन कौन जानता है ये पता है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। जो नहीं जानते वो जान लीजिए। हमारे यहाँ पे एक प्रथा है, जब लड़की की शादी होती है तो उसका मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। अब दृश्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लड़की का वजन 120 किलो।
जिन्होंने नहीं सुना दोबारा से सुनो, 120 किलो। और दृश्य नंबर 2, लड़की का कोई सगा मामा नहीं है। तो पंडित जी ने अरे जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। तो लड़की के बाप ने गांव के लड़कों के नाम लिए। बेटे अरुण, अरुण जी YouTube पे वीडियो देख लेना, 3:33 पे यहां पे अरुण ही खड़ा हुआ मिलेगा। तो जैसे ही बोला, अच्छा अरुण तो बचपन से उसके संग स्टापुर खेलता आ रहा है, अरुण को तो पता था ये स्टापुर पे कूदती थी तो स्टापुर के 100 टुकड़े कर देती थी। तो जैसे ही बोला बेटे अरुण उठाइए, तो अरुण एकदम मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकेगा पथरी फट के। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बेटे मफतलाल अच्छा मफतलाल बेचारा इतना घबरा गया 120 किलो से, बेचारा यही भूल गया मैं आदमी या औरत हूं। बोला बेटे मफतलाल, बेटे उठा दे जरा थोड़ा सा। मफतलाल एकदम, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा? अच्छा ठीक है। अब ऐसे में आपने देखो गांव मोहल्ले में ना मदद करने के लिए अनजान आदमी भी आ जाता है। तो मुश्किल से एक 40 किलो का व्यक्ति, उस बेचारे को पता ही नहीं वहां पे क्या बातें चल रही, पीछे से सबसे कहता हुआ रहा भाई साहब मेरे लायक कोई काम हो तो बताना है। नहीं मेरे लायक कोई काम हो तो। ये बेचारा पूछता पूछता लड़की के बाप तक आ गया, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कहा अंकल जी यहां पे? क्या करना अंकल जी? हैं? उठा के, मुझसे तो नहीं उठेगी। और छुटकी नहीं हो, यह तो मुटकी है। इसको उठाने में तो मैं उठ जाऊंगा। पर भाई साहब बच्चे यहीं के ही थे, फरीदाबाद के, यहीं के वृंदावन के। ये छोटे छोटे से बच्चे जो बैठे हुए ना, ये वाला जो गोद में बैठा हुआ है, इसको लगा अंकल जी उठा नहीं पा रहे। बोला अंकल जी उठा दो। उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर इस बच्चे को लगा नहीं यार अंकल जी उठा सकते हैं। इसने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। पर यहां पे दृश्य नंबर 3 ये था, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। वो जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी वहां से उतर के फिर मां के पास भाग के आ गई। लड़की का बाबा ने जा रहे लेके करे, लेके आ मतलब अंकल जी आधे रास्ते तक तो ले आया था। कह रहा दोबारा जा, दोबारा उठाया। अब उसने दोबारा उठाने की कोशिश की, अब उससे फिर नहीं उठ रही। अब इस बच्चे ने गाना बदल दिया मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज, बच्चे ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब उसकी खुद क्या भाई। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 150 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 120 पड़ा था, और हाथ रख के बोली देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रोने लग गया, कर हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सुन के तो उसका खून सूख गया। कह रहा कौन सी बच्ची? फूल सी बच्ची। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे हैं। लाड़ लाड़ में के खिला दो। आगे बढ़ा भाई साहब,
वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे ही खड़े, और पत्नी कह आज ना बच्चे ये ते गए। अब उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ से, बोला कौशल्या रोवे क्यों है? तो कौशल्या बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा, ये लोग ताली नहीं बजा रहे। बोला कौशल्या बता रोवे क्यों है? कह रही आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी और होना के है। अब ऐसे में उसका दिमाग देना, बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को मफतलाल जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो विश्वान कलेक्शन में इसकी नौकरी लगवा देगा। आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई, और लड़की की बुआ जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए और बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी ना ले जाऊं, मैं मर जाऊंगी मैं। बोला देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आया, करे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, बिल्कुल गेट तक पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ देख। अब वो आगे बढ़ा तो भाई साहब उसे बिल्कुल डोली वाली कार दिखाई दे रही है, उसे लगा कि बस अब लड़की को इसमें बैठा दूंगा। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालो कति मेरी सुपारी उपारी ले रखी है। अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी भाई 1945 में पैदा हुई। लड़की की दादी बुलाई, लड़की की दादी बोली भैया क्या कह रही है? कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहता है सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी एक लाइन बोल के लड़की विदा करा देती, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, हो मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक पहुंचा, कर जल्दी से दरवाजा खोल। वो बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, कर जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी, अरे बोल, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उस गाड़ी कर, तूने मजाक सूझ रहा, मेरे प्राण निकल जाए, जल्दी से दरवाजा खोल। कर अंकल जी ये दरवाजा ना खुल नहीं रहा, घुमा के ले जाओगे? वो घुमा के ले जाए तो बच्चा, अंकल जी पीछे हो जाओ। कह क्यों क्या हो गया? कह अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। बेटा गाय ने दिखा दे, मैं केले क्या रहा हूँ, वो अपने आप हट जाएगी। उसने गाड़ी में जैसे ही लड़की को बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाबू ने निकाल कर, निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की बाहर निकलवाई, पग फेरा की रस्म आप सब जानते हैं। लड़की बाहर निकलवा गई और जैसे जेसीबी पे विदा हुई, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। अभी इसी वैलेंटाइन की बात बता रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ भाई साहब। वो एक पुलिस वाले को छुट्टी नहीं मिली, 15-20 दिन हो गए लगातार। वो वैलेंटाइन को दिन किसी तरह बहाना बना के, क्योंकि शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, बहाना बना बनू के और वो घर पहुंच गया। लेकिन घर पे बच्चे परेशान कर रहा था, बेटा परेशान करने लगा। तो मिसिस से बोला चल कहीं पार्क में चलते हैं, ये तो परेशान कर रहा है, वैलेंटाइन नहीं मनाने देगा। वो मिसिस को लेके पार्क में चला गया, कोने में। अच्छा पुलिस वाला था, उन्हें काय का डर था, लेकिन वर्दी नहीं थी। तो इधर दूसरा पुलिस वाला के डंडा लेके, हो क्या हो रहा है, अंदर कर दूंगा। वो बोला फालतू ना बोले, स्टाफ का हूँ, ये देख मेरा कार्ड। बोला ठीक है साहब, आप स्टाफ के हो, आपको तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस महिला को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस हफ्ते में 3री बार पकड़ी गई है ये। तो कई बार ऐसा मामला हो जाता है भाई साहब, बड़ी स्थितियाँ विकट हो जाती हैं प्यार प्रेम की मामले में। और मैं तो भाई साहब प्यार प्रेम के चक्कर में पड़ता ही नहीं, मैं तो हास्य का कवि हूँ। प्यार प्रेम तो दीपक जी मैंने कॉलेज में बस एक ही बार कोशिश किया था, और मेरी अंतिम कोशिश थी, क्योंकि वो प्रेम की जो 4 पंक्तियाँ मैंने सुनाई, उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई जिसके लिए पंक्तियाँ सुनाई थी। वो पंक्तियाँ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती।
मुझे तो प्रीति जी कह रही थी, बोले रसिक जी आप तो एमए में इकोनॉमिक्स हो, ये महंगाई दर क्या होती है। मैंने कहा प्रीति जी पहले आपकी उम्र 25 साल थी, कमर 32 थी, वजन 55 था, अब आपकी उम्र 35 हो गई, कमर 36 हो गई, वजन 70 हो गया, आपके पास सब कुछ पहले से ज्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है, इसे ही महंगाई दर कहते हैं। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। तो बड़ी स्थितियां ऐसी हो जाती है। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और एक जो छोटा बालक वेद पस्तोर हमारे बीच में है, मैं उन्हें सुनना चाहता हूं और जो उनका मन हो सुनाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं। कलमकार, वेद बेटे के लिए मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां कि कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, परिवर्तन का नायक हमको कहते हैं, और घोर निराशा के इस युग में उठा कलम हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। आशाओं का एक दीप, आशाओं का एक नन्हा दीपक आपके सामने खड़ा है जो कल को बहुत बड़े मंचों तक जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप इन्हें सुने, अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां वेद पस्तौर के लिए। आदरणीय मंच, मेरा सौभाग्य है कि वृंदावन जैसे इस पावन मंच पे मेरा काव्य पाठ है। आदरणीय मंच, मेरा सौभाग्य है कि वृंदावन जैसे इस पावन मंच पे मेरा काव्य पाठ है। इसलिए मैं अग्रवाल जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और यहाँ मुझसे बड़े कवि विराजे उनको भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ पापा भी हैं। आजकल के पापा भी गजब उठा रहे। अच्छा, आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे। बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे। बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं, बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं, पापा दोस्तों को बियर पिला रहे और मम्मी को हार नहीं, मम्मी को हार नहीं, ऑफिस वाली को कार दिला रहे। ओ आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। करोड़ों कमाता हूँ महीने में, करोड़ों कमाता हूँ महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे और मम्मी का खर्च चलता नहीं, मम्मी का खर्च चलता नहीं, पापा पड़ोसन पटा रहे। ओ आजकल की पापा भी गजब ढा रहे। ठोको पापा तारी। और यहाँ युवा पीढ़ी भी है, युवाओं के लिए भी सम्मान में 2 लाइन। हमारी गली के पप्पू, हमारी गली के पप्पू लड़कियां जैसी चोटी रखा रहे। हमारी गली के पप्पू लड़कियां जैसी चोटी रखा रहे। उनके मम्मी पापा कह रहे पप्पू तो 21वीं सदी में जा रहे। उनके मम्मी पापा कह रहे पप्पू तो 21वीं सदी में जा रहे। रात भर फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे, रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे, चैटिंग करके लड़कियन को सता रहे। उनके मम्मी पापा कह रहे पप्पू तो 21वीं सदी में जा रहे। कॉलेज के बहाने, अरे कॉलेज के बहाने पिकनिक मना रहे, सिगरेट पी रहे और पान मसाला खा रहे। उनके मम्मी पापा कह रहे पप्पू तो 21वीं सदी में जा रहे। बॉडी है नैया, बॉडी है नैया, पप्पू जिम जा रहे।
हजारन के भी प्रोटीन खा रहे, और पप्पू के पूनन से पेंट सरक सरक जा रहे। उनके मम्मी पापा की रहे, पप्पू तो 21वीं सदी में जा रहे। ठोको पप्पू तारी। ये तो युवाओं के लिए है, और यहाँ मुझसे बड़ी दीदी भी बैठी हैं, बहुत बैठी हैं। उनकी लड़कियों की जब शादी हो जाती है, वो किसी गांव कस्बे में शादी हो जाती है, लड़कियां पढ़ लिख के शादी हो जाती है, तो लड़कियों के अनपढ़ जीवर क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, नींबू खो भी आम बता रही, और हाईटेक हो गई हैं भाभी, सुबह सुबह को शाम बता रही। छोड़ पुरानी धोती साड़ी, फटे चिथे जींसन में आ रही, और जी भाभी को मुंह नहीं देखो, जी भाभी को मुंह नहीं देखो, अब सब बेखुलेआम दिखा रही। ओ इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, सुबह सुबह को शाम बता रही। जी को ऑफलाइन नहीं देखो, जी को ऑफलाइन नहीं देखो, मोबाइल पे ऑनलाइन दिखा रही। जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, उनको आसाराम बता रही। वो इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, नींबू खो भी आम बता रहे। रोज सवेरे जिम भी जा रहे, रोज सवेरे जिम भी जा रही, कर रही डाइटिंग, कम भी खा रही, और है नैया भी मूंगफली सी, है नैया भी मूंगफली सी, खुद को भी बादाम बता रही। ओ इंग्लिश मीडियम पढ़े आई भाभी, नींबू खो भी आम बता रहे। तुलसी जैसी होती भाभी, तुलसी जैसी होती भाभी, अब तो ऐसी कहानी खा रही, रोज रात में डिनर के संगे, अरे रोज रात में डिनर के संगे हल्को हल्को जाम लगा रही। पूरा बेंगलोर पढ़े आई भाभी, सुबह सुबह को शाम बता रही। प्रीति जी, आपका कंठ बहुत अच्छा है, बहुत सुरीला है। ऐसा नहीं है कि हमारा कंठ सुरीला नहीं है, कंठ हमारा भी सुरीला है, पर हम गाते नहीं हैं, हम प्रैक्टिकल पर्सन हैं। कि हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती, हाय 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 हाय, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती, साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती, मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। गा सकता हूँ? वाह प्रतीक भाई वाह, क्या बात। लिख लूंगा, पहले पेन तो दे देना। कि हंसाता हूँ कि गम सबके देखकर रह नहीं सकता, कसता हूँ व्यंग्यों की बुराई सह नहीं सकता, मगर मजबूरियाँ मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं, अब हर बात लफ्ज़ों में तो मैं भी कह नहीं सकता। अब हर बात, जब अच्छी पंक्ति में ताली पड़ती है तो लगता है दीपक भाई को अच्छा भी सुना जाएगा। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। कवियों को एक कहीं ना कहीं परिकल्पना होती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन हम जो देखते हैं हम वो लिखते हैं। डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी हमारे सामने, मैं प्रणाम करता हूँ। आज आपकी एनिवर्सरी, आज है कल थी, आज ही चल रही है, वो लग भी रहा, आपने माला जैसे पहन के बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। किसने पहनाई इन दोनों को? अच्छा, ये बहुत प्रणाम करता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि पहनाई है तो मुझे लगा इन्होंने पहना दी दोनों को। कुछ भी हो सकता है भाई, एक बार ताली वाली हो जाओ भाई साहब की जरा, आज एनिवर्सरी में प्रणाम करता हूँ। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हैं। प्रैक्टिकल कैसे, एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, उस पिक्चर में देखा गया, संजय दत्त ने बताया कि अगर आपको जीवन में कोई भी रोता हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो आप आगे बढ़ना, उसे एक जादू की झप्पी देना, उसके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमने कहा ये हम भी करेंगे। मैं मार्केट में गया, डॉक्टर साहब
मुझे एक पान वाला मिला, वो रो रहा था। मैंने क्या बात होगी? बोले भाई साहब पान महंगा हो गया, चूना महंगा हो गया, कत्था महंगा हो गया, मैं लुट रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ, घर नहीं चला पा रहा। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं थोड़ा और आगे गया, एक हवलदार हो रहा था। मैंने भाई क्या बात होगी? बोले चालान नहीं काट पा रहा, मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, ना खाती ना खान देती है, दिमाग खराब कर रखा है, घर कैसे चलाऊं, परेशान हुआ पड़ा हूँ। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं और आगे गया, भाई साहब एक नेताजी रो रहे। मैंने क्या बात हो गई? बोले जी वोट नहीं मिल रही, दिमाग खराब हुआ पड़ा है, जमानत जब्त हो गई, मेरी खुद की लुगाई मुझे खुद वोट नहीं देती, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा काम अच्छा चल रहा है। अपनी गली में वापस आया, मेरे बराबर में एक पड़ोसन रहती है, झाड़ू लगा रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। बोले मेरी सास ने खून पी रखा है, जीती भी नहीं, जीने भी नहीं देती, सारे काम मुझसे कराती है, ना मरती है ना मरने देती है, परेशान हुआ हूँ, कल मुझे काम नहीं करने देती। मैंने कहा बहुत दुखी है। मैंने आगे बढ़ा, उसे गले लगा लिया। मेरी बीवी ने देख लिया। फिर जो हुआ ना, फिर मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। एक बार ताली वाली बजा भाई। तो ज़्यादा भावना में नहीं बहना चाहिए, मेरे तरीके से रहना चाहिए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हूँ भाई साहब। प्रैक्टिकल कैसे हूँ भाई साहब? वो भाई साहब मेरा जूता फट गया था, मैं मार्केट में गया ठीक कराने के लिए, मेरा जूता खो गया। मेरा जूता खो के मैं नुकसान नहीं होने दिया भाई साहब, मैं रसी गुप्ता जी का जूता उठा लाया। सीधा आदमी, समझदार आदमी, नुकसान नहीं होने देता कभी। भाई साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल ठीक कराने गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, समझदार आदमी हूँ, नुकसान नहीं होने दिया, मैं इनका मोबाइल उठा लाया। मैं स्कूटर लेकर मार्केट में गया, उस स्कूटर मैंने खड़ा किया, मेरा स्कूटर चोरी हो गया, समझदार आदमी था, नुकसान नहीं होने दिया, रसिक भाई साहब का स्कूटर उठा लाया। मैं सुबह सुबह अपनी बीवी के साथ मेले में गया, मेरी बीवी खो गई। फोन कर आ गई। आप लोगों की सोच में प्रॉब्लम है भाई साहब, मैं किसी को लेकर आऊं, अपनी अपनी लेके चलता हूं। एक बार ताली वाली खोला भाई साहब। मेरी तो खुद ही 2 महीने पहले खुई हुई। ये कब से खुई पड़ी है? ये औरों की ढूंढते फिर रहे हैं। मैं भाई साहब से बता रहा हूँ, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हैं। वो औज की बात करते हैं लोग बाग, भाई साहब देश बदल दो, ये बदल दो। एक बार मुझे भी जोश आ गया। मैंने कहा यदि मुझे इस भारत देश की सीमा पर भेज दिया जाए तो मैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालात और सोच बदल कर रख दूंगा। तभी पीछे से मेरी व्यक्तिगत पत्नी की आवाज आई, पहले अपना पाजामा बदल लो, सुबह से उल्टा पहन रखा है। मैंने कहा देश के दुश्मन पर लिखने वाले तो बहुत सारे कवि हैं, कोई ऐसा कवि भी तो हो जो अपने घर के दुश्मन पर लिखे। तो मैं बात कहता हूँ कि रसिक भाई साहब ने पूछा कि तेरी होली कैसे बनती है, तेरी दिवाली कैसे बनती है, तब पंक्ति कहता हूँ कि वो फूल थी पहले मैं माली था, वो मेरी वाली, वो फूल थी पहले मैं माली था, अब फूल हूँ मैं, वो माली है, मेरे घर पे कब्जा कर लिया, ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूँ, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है, उसी दिवाली वाली। भाई साहब मैं आपको सही बताऊँ, हमारी दिवाली तो कभी बन जाए, जो दिवाली बन जाती है भाई साहब। वो तो मैं वृंदावन आया, बड़ी जैसे से GPS ने पूरा मार्केट घुमा दिया मुझे, पूरा घूम के आया हूँ। इतना वृंदावन भाई साहब मैं ऐसा नहीं घूमा जितना मैं आज घूमा। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जैसे ही इस ऑडिटोरियम के गेट पे पहुँचा, जो मुझे घुमाया गया, मैं चाहता हूँ पूरा वृंदावन घूमे। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा वैसे भिखारी ने पकड़ लिया, बोले यहाँ आओ। मैंने कहा आ गया। बोले 2 रुपये निकालो। मैंने 2 रुपये निकाले। मैं डॉक्टर साहब हम यहाँ लेने आए देने आए हैं। बोले दिमाग मत खराब करो, 2 रुपये निकालो। मैंने कहा भाई कलयुग के भिखारी, वृंदावन के भिखारी 2 रुपये का करेगा क्या? बोले चाय पीऊँगा चाय। भाई साहब 2 रुपये की चाय आती है क्या? दीपक भाई 2 रुपये की चाय आती है क्या? पद्मिनी 2 रुपये की चाय आती है क्या? नहीं आती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सीधा आदमी, आंसू बड़ी जल्दी आते हैं। मैंने कहा कलयुग के भिखारी, वृंदावन के भिखारी, 2 रुपये की चाय नहीं आती, अगर तुझे चाय पीनी है तो 5 रुपये मांग, 5। मेरी बात सुन के जो उस भिखारी ने जवाब दिया, हाथ खोल के बताइएगा उसने जवाब ठीक दिया हो तो। उसने कहा भाई साहब मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे अच्छे चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफ़ी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी के औकात देख के मांगता हूँ। जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उसका सम्मान करता हूँ।
जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें मंच के ऊपर बैठना चाहिए था पर नीचे बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को मंच के नीचे बैठना चाहिए था पर ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें बैठना नहीं चाहिए था फिर भी बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का इस बैनर पर फोटो छपा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का इस बैनर पर नाम छपा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का नाम के साथ फोटो होना चाहिए था पर केवल नाम रह गया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनको बताया गया उनका फोटो अगली बार छपेगा मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कवि सम्मेलन कराने के लिए चंदा दिया है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कवि सम्मेलन कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस कल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को कवि से कविता से कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है उन्हें बताया गया था बाद में खाना मिलेगा खाना खाने के लिए आए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। वही लोग घर में जाकर अपनी लुगाई के सामने मनमोहन सिंह बन जाते मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें आज तक यही नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरों के घर के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कूड़ा बाहर डालते हैं कूड़ादान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो ये सोचते हैं हमारे घर में कूड़ा क्यों है कूड़ादान क्यों नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी खुद की साली सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी खुद की पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान ढूंढते फिर रहे हैं पर सम्मान नहीं मिल रहा मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना भी उचित नहीं सम्मान करते मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा कमाल वाह 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 प्रतीक भाई बस बस 5-4 मिनट नहीं सम्मान के अलावा कुछ रखा है बाबू जी कुछ रखा ही नहीं सम्मान के अलावा। क्यों सम्मान क्यों करता हूँ क्योंकि मान 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 बांटता हूँ सम्मान बांटता हूँ मैं। मान मैं अकेला आपको 2.5 घंटे हंसा सकता हूँ लेकिन जितना पेमेंट उतना काम उतने काम करना। मफत लाल जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कराने को चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ बाबा राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ निर्मल बाबा का समागम करवा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर अनूप जलोटा के भजन करवा सकते थे। पर आपने कवि सम्मेलन करवाया इससे सस्ता होता भी क्या कि मान 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 बांटता हूँ सम्मान बांटता हूँ मैं सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूँ मैं। और मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको कि मेरी माँ ने सिखलाया है एक हुनर मुझको। अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूँ मैं। और 4 पंक्ति देकर अपने स्थान लूँगा कि कोई 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 रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता कि कोई 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 रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। जिससे कि मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में कि लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में। ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता। तो मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं बुलाना चाहता हूँ पद्मिनी शर्मा जी को। मैं 4 पंक्तियाँ खर्च करता हूँ कि प्यार में पहले यूँ लगता है पहुँच गई मैं खाने में। प्यार में पहले यूँ लगता है पहुँच गए मैं खाने में। धीरे धीरे फिर समझोगे आ गए हो तय खाने में। और दूर रहो इन बल खाती सी नागिन काली जुल्फों से। पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में। पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में। और निश्चित रूप से जिसने पागल किया हुआ है पूरे देश को, जिनके गीतों ने पागल कर रखा है, दीवाना कर रखा है लोगों को, लोग उनके गीत चलते चलते गुनगुनाते हैं, वो होता है नाम पद्मिनी शर्मा का। देश की बड़ी कवित्री। जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाएं और सम्मान करें। एक बेटी का कैसे सम्मान करता है ये मथुरा वृंदावन। एक बार कमजोर है तालियां, एक बड़े व्यक्तित्व के लिए बड़ी तालियां होनी चाहिए। अंकल आप मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए, मुझे आपकी मूंछों से बहुत डर लग रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप भी उनको मत देखिए। मैं समझ सकती हूँ आप भी कभी नौजवान रहे होंगे।
बीते दिनों की याद में शर्माए हैं दादा। मैं अंकल के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती थी। बीते दिनों की याद में शर्माए हैं दादा, एक बार पूरे जोश में फिर आए हैं दादा। जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, एक हारमोनियम खरीद लाए हैं दादा। एक हारमोनियम, ऐसे नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक क्या शानदार कवि सम्मेलन कराया है आदरणीय रसिक जी ने। रसिक जी ने मुझे यहाँ पे आने के लिए फ़ोन किया और पूछा, पद्मिनी ऐसे प्रोग्राम है और आप कितने पैसे लोगी? तो मैंने कहा, अरे आप मुझसे इतने बड़े हैं, मैं आपको अपनी पेमेंट कैसे बता सकती हूँ। जितने बलजीत जी को दे रहे हो उसमें से 100 रुपये कम दे देना। तो बोले, फिर तो आप आ ही जाओ, वो 100 रुपये में आ रही हैं। ये तो ज़्यादा ही कम कर दिया आज तो आपने। पिछली बार आपने 500 कहा था। आप तो गिराते जा रहे हो उस तरह। हाँ चलिए, 0 काट दी। एक बिल्कुल नया ताज़ा होली का गीत लिखा है। जी जी, स्वागत स्वागत। एकदम नया ताज़ा भाप निकलता हुआ गीत मैंने लिखा है। पहली बार यहाँ पर सुना रही हूँ, अपने नए गीत की बोनी कर रही हूँ, आप सभी सुनिएगा। स्वागत स्वागत। चढ़ा होली का ऐसा खुमार, चढ़ा होली का ऐसा खुमार कि रंग धुआंधार हो गए, हुई तीखी जो काजल की धार तो नैना कटार हो गए। चढ़ा होली का ऐसा खुमार कि रंग धुआंधार हो गए। बंद सुनेगा। भैया भाभी झगड़ रहे थे, कमरे से स्वर आया। भैया भाभी झगड़ रहे थे, कमरे से स्वर आया। बहुत देर तक देखा, फिर मैंने जाके समझाया, तब जाके हुई जूतम पैजार। तब जाके हुई जूतम पैजार कि रंग धुआं। आप सब मिलके भी तालियां बजाएंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। तब जाके हुई जूतम पैजार कि रंग धुआंधार हो गए, हुई तीखी जो काजल की धार तो नैना कटार हो गए। बैठ जाइए आर्य पुत्र, क्यों बेचैनी छाई है। बैठ जाइए आर्य पुत्र, क्यों बेचैनी छाई है। आप हो जिसको ढूंढ रहे वो आज नहीं आई है। अब कविता ही सुनिए सरकार कि रंग धुआंधार हो गए, हुई तीखी जो काजल की धार कि नैना कर। भाभी जी आप तो रहने ही दो, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली हो। देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका 4 डाल ही देती हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। नजर बचा के पिया नजर उतारी ऐसी, नजर बचा के पिया नजर उतारी ऐसी, गोरे गोरे गाल पे डिठोना दिखने लगा। नजर बचा के पिया नजर उतारी ऐसी, गोरे गोरे गाल पे डिठोना दिखने लगा। चंचल नयन पड़ गए कैसा मंत्र के, सारा जग मुझे जादू टोना दिखने लगा। बहियों की हार जो पिन्हाए मुझे हीरे मोती, दिखने लगे हैं चांदी सोना दिखने लगा। दर्पण में जो खुद को निहारा, गोरा रंग तेरे जैसा सांवला सलोना दिखने लगा। दर्पण में जो खुद को निहारा, गोरा रंग। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। 2 व्यक्ति यहाँ से उठ के चले गए। आप क्यों हंस रहे हो? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। जाने वाले को कौन रोक सकता है। होली का उल्लास का, शैतानी का, बदमाशी का त्योहार है। आप लोग चाहे तो एक हास्य का बहुत छोटा सा गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। समय की सीमाएं हैं। हाँ जी, बस 2 मिनट का गीत आपको। आप लोग सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए। अच्छा जी, ठीक। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ढूंढो ढूंढो रे,
ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो। जब तक सब मिलके ताली नहीं बजाएंगे मैं सारी रात यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया में। भैया आप क्यों इतना उछल रहे हो, राखी आने में अभी टाइम है। बंद प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। अच्छा, मैंने अभी तक जो भी सुनाया ना वो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं मैं लिखती थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मैंने क्या लिखा वो आपको सुनाती हूँ। पिछले बरस ही ब्याह किलाया मुझको नई नवेली, पिछले बरस ही ब्याह किलाया मुझको नई नवेली, मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाँ बेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा। और अब वो जमाने जा चुके हैं जब लड़कियां ये ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पे बैठ के उसका राजकुमार आएगा और उसको ले जाएगा। अब वो जमाने हैं भाई साहब कि BMW में बैठ के कोई गधा भी आ जाए तो वो उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाती हैं। ऐसी वो कुछ ऐसी लड़कियां नहीं होती जो ओ माय गॉड ऐसे करके बात करती हैं। उनको ये अंतरा समझ, वो उसकी पीड़ा आपसे बांटना चाहती हूँ कि वो क्यों उसे छोड़कर चला गया। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले में, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे। भाई साहब आप भी ताली बजा लो, भाभी जी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। रात हो गई छोड़ गया था। और हमारे देश के जितने भी राज्य हैं ना वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते होंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया है। उनको एक अंतरा समर्पित करना चाहते हैं। स्वागत। कहाँ पर उसको जाकर मिला? स्वागत 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 स्वागत। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं अंजुम रहबर साहिबा की कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।